हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूर साइंस सैम्स। वेलकम टू बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिया था लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का हम लोगों ने 23 तक कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 24 यह है डिस्क्राइब 3 इकोलॉजिकल पिरामिड विथ सुटेबल एग्जाम्पल। हम लोग को क्या करना है, 3 जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसको हम लोग को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड का डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये लाइन समझिए, व्हेन यू थिंक ऑफ पिरामिड यू वुड प्रोबेबली थिंक ऑफ द ग्रेट पिरामिड इन इजिप्ट। मतलब अगर आप लोग पिरामिड का नाम सुनते होंगे तो आप लोग क्या सोचते हैं कि वो पिरामिड इजिप्ट में जो पिरामिड का बना हुआ है, पिरामिड जो बना हुआ है वैसा ही आप लोग सोचते हैं। ठीक है, ये सबके दिमाग में आता है। मैं भी जब नाम सुनता हूँ तो मुझे भी वही पिरामिड लगता है। ठीक है, पता नहीं आप लोग को, आप लोग ऐसा सोचते हैं या नहीं। देखिए, ऑल्दो दिस इज नॉट क्वाइट द सेम एज एन इकोलॉजिकल पिरामिड द बेसिक कंसेप्ट इज 3। मतलब ये इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो इजिप्ट वाले पिरामिड से सेम नहीं है, समझ गए। इसमें बहुत अंतर है दोनों में। तो आइए देखते हैं ये इकोलॉजिकल पिरामिड के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये क्या है, पिरामिड्स जनरली हैव ए लार्जर बेस। देखिए पिरामिड के क्या होते हैं, लार्जर बेस होते हैं। उसका जो बेस होता है लार्ज होता है, और बेस से हम लोग जैसे ही एपेक्स की ओर बढ़ेंगे तो वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह का फिगर होता है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह का, यही है पिरामिड। देखिए यहाँ बेस है बड़ा, उसके बाद जैसे ही हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो इसकी जो है लंबाई जो है वो छोटी होती जा रही है, समझ गए। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, एज यू मूव टुवार्ड्स द टॉप देन द साइज ऑफ बेस डिक्रीजेज। जैसे ही आप लोग क्या करते हैं, ऊपर की ओर मूव करते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर मूव करेंगे तो क्या होगा, बेस का जो साइज है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, मैंने अभी आप लोग को तुरंत दिखाया है, बेस का साइज डिक्रीज हो रहा था। और तीसरा पॉइंट क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड का, तो वो है पिरामिड्स आर मेड फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। मतलब एक इकोसिस्टम में ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए बना होता है क्या, पिरामिड्स। ठीक है, ये एक इकोसिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए ये पिरामिड बना हुआ रहता है। उसके नंबर को दर्शाता है, या फिर बायोमास दर्शाता है, या एनर्जी। ठीक है, कि उसमें कितना एनर्जी आएगा। देखिए तो पहला इसका क्या है, पहला टाइप क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड का, तो वो है पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड आर 3 टाइप्स, सॉरी यहाँ पर आर ऑफ लिख दीजिए, इकोलॉजिकल पिरामिड आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर। मतलब इसका क्या हो जाएगा, पिरामिड को हम लोग ऑर्गेनिज्म के नंबर पर क्लासीफाई किए। ठीक है, इस पिरामिड में क्या किए हैं, ऑर्गेनिज्म को हम लोग नंबर के हिसाब से क्लासीफाई किए हैं। आइए पिरामिड ऑफ नंबर को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इट डिपिक्ट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। मतलब ये क्या करता है, ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये इंडिविजुअल के जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसके नंबर को दर्शाता है। कब, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, मतलब अलग अलग लेवल पर ये ऑर्गेनिज्म के नंबर को दर्शाता है एक फूड चेन में। ठीक है, एक फूड चेन में ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के नंबर को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दिस पिरामिड वाज एडवाइज्ड बाय चार्ल्स इल्टन इन 1927। यह पिरामिड किसके द्वारा एडवाइस किया गया, मतलब किसने इस पिरामिड का सलाह दिया, तो दिया चार्ल्स इल्टन ने, जो कि ये कब दिया था, 1927 ईस्वी में। ठीक है, हु पॉइंटेड आउट द ग्रेट डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन। मतलब इन्होंने ही सबसे पहले ऐसा पॉइंट किया था, मतलब ऐसा नोटिस किया कि जैसे ही हम लोग पिरामिड में, इकोलॉजिकल पिरामिड में ऊपर से, सॉरी नीचे से अगर हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो डिक्रीज होते रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रोड्यूसर का नंबर कितना ज़्यादा है, देखिए
प्रोड्यूसर का नंबर इतना ज़्यादा है, प्रोड्यूसर के लिए ये हो गया ग्राफ, और हार्बीवोरस के लिए क्या हो गया, हार्बीवोरस के लिए ये ग्राफ हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया कार्निवोरस के लिए, और ये टॉप कार्निवोरस के लिए। जैसे कि आप लोग इससे समझ ही सकते हैं कि प्रोड्यूसर का संख्या कितना है, मतलब प्रोड्यूसर का नंबर कितना है, और उसके बाद देखिए हार्बीवोरस उससे कम, उससे भी कम क्या है कार्निवोरस, और उससे भी कम क्या है टॉप कार्निवोरस। ठीक है, तो यही क्या है पिरामिड ऑफ नंबर। ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म का नंबर घट रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें किसका नंबर है, तो प्रोड्यूसर का है, उसके बाद है हार्बीवोरस का, उसके बाद है कार्निवोरस का, उसके बाद है टॉप कार्निवोरस का। अब दूसरा टाइप का इकोलॉजिकल पिरामिड है पिरामिड ऑफ बायोमास। क्या है पिरामिड ऑफ बायोमास, तो आइए इसे समझते हैं। द बायोमास ऑफ द मेंबर्स ऑफ फूड चेन प्रेजेंट एट एनी वन टाइम फॉर्म्स द पिरामिड ऑफ द बायोमास। मतलब किसी एक टाइम पर क्या करते हैं हम लोग, सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किस रूप से करते हैं, बायोमास ऑफ द मेंबर के आधार पर। अगर हम लोग क्लासीफाई करें फूड चेन में, तो क्या होता है उनका जो बायोमास होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, बायोमास अगर हम लोग निकालें तो उनका अलग अलग होता है। यही किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो दिस पिरामिड इंडिकेट्स डिग्रीज ऑफ बायोमास इन ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम बेस टू एपेक्स। ये भी क्या करता है, बेस से लेकर जब हम लोग एपेक्स की ओर जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जब हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, पिरामिड का जो है वो बेस कम होता जाएगा। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि इसका बायोमास भी कम हो रहा है। जैसे देखिए प्रोड्यूसर में कितना है, प्रोड्यूसर का बायोमास है 2.1 इंटू 10⁻7 kg पर किलोमीटर स्क्वायर। ये किसका हो गया, प्रोड्यूसर का। उसके बाद देखिए हार्बीवोरस का क्या है, यह है 21,000 kg पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका कार्निवोरस का क्या हो जाता है 2100 kg पर किलोमीटर स्क्वायर। उससे भी कम किसका है कार्निवोरस का 400 kg पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 4000 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 400 है। ठीक कर लीजिएगा आप लोग, बढ़िया से इसे देख लीजिए, यहाँ पर 400 है। ठीक है, समझ गए कि ये क्या होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। अब जो लास्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड का टाइप, वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो व्हेन प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड इन टर्म ऑफ एनर्जी द पिरामिड इंडिकेट नॉट ओनली अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो एट ईच लेवल बट मोर इम्पोर्टेंट द एक्चुअल रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म प्ले इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है, जब हम लोग पिरामिड में एनर्जी को क्या करते हैं कंसीडर करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे एनर्जी पिरामिड। इस पिरामिड में क्या है देखिए, इंडिकेट्स नॉट ओनली द अमाउंट, मतलब ये जो है केवल अमाउंट ऑफ एनर्जी को इंडिकेट नहीं करता ये पिरामिड, बट क्या करता है ये, बट मोर इम्पोर्टेंट द एक्चुअल रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म प्ले इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब ये जो है किस पर और ध्यान देता है ये पिरामिड, तो ये देता है जो वेरियस ऑर्गेनिज्म में, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है अलग अलग ऑर्गेनिज्म, वो एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे कर रहे हैं उसके रोल पर ये भी ये डिपेंड करती, ये ध्यान देता है। ठीक है, ये किस पर करता है, एक्चुअल रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म प्ले इन ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखिए प्रोड्यूसर में कितना एनर्जी रहता है, तो वो रहता है 1000 kg जूल। ठीक है, प्रोड्यूसर को अगर हार्बीवोरस खा ले तो उसके पास कितना एनर्जी जाएगा, तो वो जाएगा 100 kg जूल। फिर उसके बाद हार्बीवोरस को अगर कार्निवोरस खाए तो उसे 10 kg जूल ही जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों कार्निवोरस को अगर टॉप कार्निवोरस खाए तो उसे कितना जाएगा, सबसे कम 0.1 किलो जूल। तो इससे क्या समझ में आता है, प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा एनर्जी है। इसमें भी अगर हम लोग बॉटम से टॉप की ओर चलते हैं तो एनर्जी लेवल जो है वो कम होता जाता है। समझिए, एनर्जी लेवल कम होते रहता है। क्लियर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल। मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल हम लोग किस किस मेथड से कर सकते हैं वो हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो देयर आर वेरियस मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इसमें जो है बहुत सारे मेथड हैं जिससे कि हम लोग पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पहला उसमें से मेथड क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ठीक है, पहला क्या है ओरल कंट्रासेप्टिव्स। देखिए दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय वुमेन्स। ये जो मेथड है ये किसके द्वारा यूज किया जाता है,
ओरल कंट्रासेप्शन का, तो ये वुमेन के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। द ओरल कंट्रासेप्शन सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ये क्या करता है, ओवम के प्रोडक्शन को रोक देता है, ठीक है। ओवम का जो प्रोडक्शन होता है उसे रोक देता है। उसके बाद क्या होता है, दिस चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस लाइनिंग सो टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। ये क्या करता है, यूटेरस का जो लाइनिंग है उसको चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे इसमें ओवम का प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो यूटेरस का लाइन क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, और उसके बाद जो होता है इससे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है, ठीक है। इससे एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। और इस मेथड के यूज कौन करती है, तो इस मेथड का जनरली यूज वुमेन करती है, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये मेथड है पॉपुलेशन कंट्रोल करने का, समझ रहे हैं। अब दूसरा देखिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बाय स्पर्म कैन बी प्रिवेंटेड बाय, मतलब स्पर्म के द्वारा जो ओवम को फर्टिलाइज किया जाएगा उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो ये रहा पहला मेथड, यूज ऑफ कॉपर टी प्लेस्ड इनसाइड यूटेरस टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। देखिए इसमें ये भी कौन सा, इस मेथड में क्या होता है, इसमें भी है जो वुमेन क्या करती है, कॉपर टी को यूटेरस में डाल लेती है, ठीक है। वुमेन के जो यूटेरस है उसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉपर टी को लगा देते हैं। उसके बाद जो है वो क्या करता है, वो स्पर्म को अंदर नहीं जाने देता है, इससे फर्टिलाइजेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, कम नहीं, वो हो ही नहीं पाता है, समझ रहे हैं, एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। अब बी नंबर जो है वो है यूज ऑफ बेरियर्स कंट्रासेप्टिव लाइक वेजिनल डायफ्राम एंड कॉन्डम्स, ठीक है। और जो ये बेरियर कंट्रासेप्टिव है ये क्या क्या है, वेजिनल डायफ्राम ये किसके लिए है, ये वुमेन के लिए, वेजिनल डायफ्राम फॉर वुमेन। और ये कंडोम किसके लिए है, ये है मेन के लिए, ठीक है। अब देखिए सी नंबर क्या है, सी नंबर, टू अप्लाई क्रीम्स जेलीज एंड फोम्स इन वेजिना टू डिस्ट्रॉय स्पर्म्स। क्या करते हैं हम लोग, ये भी कर सकते हैं, क्रीम्स या फिर क्रीम जेली या फोम आता है मेडिकल में मिलता है, उसको हम लोग भेजिना पर अगर लगा लें तो उससे क्या होगा, उसको अगर वोमेन के भेजिना पर लगा दिया जाए तो उससे स्पर्म जो है वो मर जाएगा, ठीक है, स्पर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और सबसे लास्ट जो प्रोसेस है वो है सर्जिकल टेक्निक लाइक ट्यूबरकोटोमी इन फीमेल्स एंड बास्केटोमी इन मेल। तो ये क्या हो गया दोस्तों, सर्जिकल टेक्निक जो है वो लास्ट प्रोसेस है, इसमें ट्यूबरकोटोमी किस में होता है, फीमेल में, और वैस्कटोमी क्या होता है, वैसेक्टोमी किस में होता है, मेल में, ठीक है। वैस्कटोमी किस में होता है, मेल में। तो यही था दोस्तों हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल करने का मेथड, क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज पिसीकल्चर, मेंशन इट्स रोल इन इनरिचमेंट ऑफ आवर फूड। पिसीकल्चर क्या है और ये हमारे फूड में कैसे वृद्धि करता है उसको हम लोग को बताना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, द ब्रीडिंग रियरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश बाय आर्टिफिशियल मीन इज कॉल्ड पिसीकल्चर और फिश फार्मिंग, ठीक है। जो हम लोग मछली का क्या करते हैं, मछलियों का पालन पोषण करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पिसीकल्चर। और उसको दूसरा नाम उसका क्या है, तो उसका दूसरा नाम है फिश फार्मिंग। समझिए क्या क्या नाम है, पहला तो है पिसीकल्चर, उसके बाद दूसरा नाम है फिश फार्मिंग। एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि पिसीकल्चर का दूसरा नाम, सेकेंड नेम ऑफ पिसीकल्चर, तो क्या कहिएगा, फिश फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद इट इज़ द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर, ये क्या है, एक्वाकल्चर का जो है मुख्य रूप है, ठीक है। ये एक्वाकल्चर का मुख्य रूप है, एक्वाकल्चर मतलब क्या हो जाएगा, पानी में अगर हम लोग कोई खेती करते हैं तो उसे हम लोग एक्वाकल्चर कहेंगे। उसके बाद देखिए फिश स्पेसीज रेज्ड बाय फिश फार्म्स इंक्लूड, इस पिसीकल्चर में कौन कौन से फिश को हम लोग कर सकते हैं, पिसीकल्चर कौन कौन से फिश को कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा सेल्मन, उसके बाद कैटफिश, तिलापिया एंड कॉड। ये चारों जो फिश हैं ये इम्पोर्टेंट फिश हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कॉमन फिश हैं जिसको हम लोग पिसीकल्चर मेथड से पा सकते हैं, ठीक है, पिसीकल्चर मेथड से हम लोग इसे कर सकते हैं। आगे क्या है, फिश इज ए वाइटल सोर्स ऑफ फूड फॉर पीपुल। फिश क्या है, वो सबसे बड़ा स्रोत है भोजन का लोगों के लिए फिश जो है वो सबसे बड़ा स्रोत है भोजन का, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल सोर्स ऑफ प्रोटीन
फॉर मैन। ये जो है प्रोटीन का एकमात्र सोर्स है, ठीक है, ये जो प्रोटीन का है वो एकमात्र सोर्स है। इट प्रोवाइड्स अ 16% ऑफ द एनिमल प्रोटीन विच इज कंज्यूम्ड बाय द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इन द UN 1997। ठीक है, ये क्या है 1997। तो UN में एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, किसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है UN में ऑर्गेनाइजेशन किया गया। तो उसमें पता चला कि 16% जो एनिमल प्रोटीन मिल रहा है वो लोगों को किससे मिल रहा है, फिश से। ठीक है, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको 16% प्रोटीन किससे मिल रहा है, फिश से। ठीक है, और इट इज़ ए पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट प्रोटीन सोर्स इन रीजन वेयर लाइफ स्टॉक इज रिलेटिवली स्केयर। मतलब ये जो है एक ऐसा इम्पोर्टेंट प्रोटीन सोर्स है, मतलब एक ऐसा स्रोत है प्रोटीन का जहाँ पर कि अगर मान लीजिए कठिन जीवन है, ठीक है, जीवन जो है लाइव स्टॉक वहाँ कठिन है और वहाँ सिर्फ पानी पानी ही है चारों तरफ, तो वहाँ पर जो है एकमात्र क्या बन जाता है प्रोटीन का सोर्स, तो वो बन जाता है फिश। समझ गए, समझ गए दोस्तों क्या होता है पीसी कल्चर, क्या होता है फिश फार्मिंग। तो आज का जो हमारा ये क्लास है यहीं पर ख़त्म होता है। हम लोगों ने इस लेक्चर में पूरा कर लिया है कहाँ तक के क्वेश्चन को, तो हम लोगों ने 24 से 26 तक किए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन किए हैं इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया था। और इसके साथ ही जो है हमारा 2021 का बायोलॉजी का लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।